इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जाबाजों की कहानियां आपको कितना प्रेरित करती हैं, मुझे कितना प्रेरित करती हैं, हमारी भावी पीढ़ियों को किस तरह प्रेरित करती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वप्निल, अगर मैं शुरू आपसे करना चाहूं, आपने सेना की वीरता के बारे में लिखा है, आपने सेना के प्यार के बारे में लिखा है, और वो वीरता जो अपने परिवारों के बारे में वो नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते, केवल देश के लिए, अपनी पलटन के लिए, वो क्या सोच है जो हमारे परमवीरों को अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने से भी रोकती नहीं है। आपने जो अपनी लेखनी में क्या पाया? शुक्रिया गौरव। सबसे पहले तो मैं साहित्य आज तक के इस मंच का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, हमें इस महान मंच पे स्थान देने के लिए। और जो आपने पूछा कि ये कौन सी ताकत है जो हमारे सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है, वो तो पहले ही सैनिक का मतलब ही होता है जोश, जुनून, जज्बा, और वो जज्बा होता है बलिदान का। वो जब एक 17 साल का लड़का एक मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करता है, तो जो पहली सोच होती है ना, जो पहली सिखलाई उसकी होती है, वो होती है बलिदान की। बलिदान देने से वो पीछे नहीं हटते अपनी देश की मिट्टी के लिए। 8 साल का लंबा लेखनी की मेरी जर्नी रही है, और 8 साल में 4 किताबें लिखी हैं मैंने। और ऐसे तो 4 किताबें लिखी मैंने गौरव जी, बट 8 साल में 4 किताबें लिखी हैं मैंने। पर जो एक लेखनी की जो ताकत होती है, मुझे मेरी लेखनी की ताकत का अंदाजा मेरी तीसरी किताब से हुआ। शब्दों की जादूगरी का जो एक आभास होता है ना, वो तीसरी किताब से मुझे हुआ, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। काफी हमें वो किताब पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश की थी। मानसी सुब्रमण्यम अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कमीशन की थी उस किताब को। तो हमें अंदाजा था कि वो किताब सफल तो होगी, बट एक इतने बड़े एक अवेयरनेस का कारण बनेगी, हमें वो अंदाजा नहीं था। कहानियां बहुत ही पावरफुल होती हैं। हम भी आज तक ना शहीद आजम भगत सिंह हैं, या छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, या सुभाष चंद्र बोस, कितना प्रेरित करते हैं ना हमें। आज भी हम उनकी कहानियों में अपनी प्रेरणा को ढूंढते हैं। तो ये इस ताकत, इस लेखनी की ताकत का एहसास मुझसे उस किताब से हुआ। वॉर विडोज के ऊपर वो किताब बेस्ड थी, और बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही संभावनाओं से परिपूर्ण वो कहानियां थी। जैसे मीडिया में दिखा देते थे ना, रोती बिलखती हुई सी सूरत, उस किताब ने लोगों को ये बताया कि जो भारतीय सैन्य पत्नियां होती हैं, उनका शौर्य सैनिकों से कम नहीं होता है, और उनका राष्ट्र के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में भी उस किताब ने बताया। फिर आपने फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस लिखा, आपने वॉरियर विडोज लिखी, तो ये बहुत सशक्त सोच, क्योंकि नहीं, सबके अलग अलग माइक से शायद इंडिविजुअल, तो ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस और वॉरियर विडोज, अभी भी जो हम तस्वीर देख रहे हैं, और यहां राजनीति नहीं, मैं केवल एक संवेदना की दृष्टि से ये मुद्दा उठा रहा हूं कि पार्थिव शरीर भी नहीं पहुंचा एक वीर का, और वहां नेता पहुंचे। वॉरियर विडोज में आप क्या वो भाव निकालने का प्रयास कर रही थी? ये एक जो इंसिडेंट कल हुआ आगरा में, कि बच्चे का लास्ट पार्थिव शरीर भी नहीं पहुंचा और नेता पहुंच गए और फोटो ऑप्स हो रहा है, उससे एक बात जो बाहर निकल के आ रही है वो ये है कि अवेयरनेस नहीं है जनता के अंदर। एक माँ को रोने का हक तक नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे के लिए। वो मिन्नतें कर रही है कि मेरी नुमाइश मत करो, मुझे एक एग्जिबिट मत बनाओ, उसको चेक थमाने की कोशिश। हम कुछ दिन रुक सकते थे उस बात के लिए। तो उस जगह मुझे एहसास हुआ कि हम सबको मिलके, मीडिया को मिलके और ज़्यादा अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी जनता के बीच। ऐसी बलिदान की कहानियाँ और शौर्य की कहानियाँ इन सब लोगों के सामने हर लैंग्वेज में लानी पड़ेगी, ताकि हर भारतीय को पता हो कि हमारे सोल्जर्स कर क्या रहे हैं, कैसे दबंग तरीके से दुश्मनों का सामना करते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उनकी फैमिलीज कैसे
सर उठा के, इतना बड़ा दर्द झेलने के बाद भी सर उठा के जीती हैं और दे आर इंस्पिरेशन फॉर अस। आपने तो एज अ मिलिट्री फैमिली, और जो दर्शक यहाँ हैं आप में से कई जानते भी हैं कि आप तीनों सेना के परिवार से ही हैं, तो क्या ये आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है किस तरह से सहाना जी आप उनके जीवन को भारत के सामने, विश्व के सामने ला पा रही हैं? जी बिल्कुल। गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स सच अ प्लेजर टू शेयर द स्टेज विद सच एमिनेंट राइटर्स। सो मेरी राइटिंग जर्नी ही स्टार्ट हुई थी विद अ शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड जीनत अमान इज नॉट अ सोल्जर। इट वाज अ शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन जिसमें मैंने लिखा था एक जो कहानी थी। इट वाज बेस्ड इन द 70s एंड इट वाज सेट ऑन अ स्पेशल ट्रेन। So for those of you जिन्हें नहीं पता है कि स्पेशल ट्रेन क्या होता है, it is a train that is given entirely to a battalion to move from one station to another. So मेरी ये बहुत ही I would say I was fortunate to have had two such experiences. मुझे 2 बार ये मौका मिला कि मैं स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल करूँ अक्रॉस इंडिया। सो मैंने वो स्टोरी को स्पेशल ट्रेन में बेस किया था एंड द पब्लिशर जगनॉट, the management and the editorial team, they both loved the idea of that and they commissioned me to write a love story based in the army. So उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो आर्मी वाइव्स और आर्मी गर्लफ्रेंड्स के बारे में थी। So मैंने सोचा why not write a story about army daughters. So I based my first novel which is called Combat Skirts. It's set in an AWA girls hostel. AWA is Army Wives Welfare Association, and I was so happy when the AWA president, she read the book, and one of the best compliments I have received for the book is your military grooming comes through. So I would say that the upbringing that we get as army brats, army kids, is something that does not leave you forever. So मैंने बहुत सारे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में काम किया है, बट मुझे लगता है कि मुझे स्लाइट एज मिलता है बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स दैट वी लर्न एज आर्मी किड्स। एंड यस, सो माय होल राइटिंग जर्नी इज बिकॉज ऑफ माय बीइंग एन आर्मी ब्रैट। एंड मैं बाहर जब अंदर आ रही थी वेन्यू में, तो आई मेट अनुजा चौहान, चेतन भगत, Amitabh Ghosh. So yes, so many very well-known writers come from the army fraternity, and I guess it is because we have a unique perspective towards life. और जाबाजी की जिन कहानियों की हम बात कर रहे हैं स्वप्निल जी, अगर इनको देखा जाए तो क्या क्योंकि आप सेना के परिवार से भी आती हैं, क्या आपको वो कहानियां समझने में और फिर पूरी दुनिया को बताने में और आसानी होती है? आसानी तो ऑफ कोर्स होती है गौरव जी, क्योंकि आप कहानियां जब आप लिखते हैं तो वो सिर्फ कहानियां ही नहीं होती है ना, आप अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कि आईआईटी पे कहानी लिख दो या आईआईएम पे, तो मैं नहीं लिख पाऊंगी बिकॉज मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट मुझे 15 साल हो गए हैं फौज में, और इन्हीं शूरवीरों की कहानियां जिनकी लेके कहानियां हम बाहर आ रहे हैं, उन्हीं शूरवीरों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं। पार्थिव शरीर जब हमारे ही घरों में आते हैं तो वो शोक भी हम महसूस करते हैं, हड्डियों तक महसूस करते हैं उस दर्द को। और उसके बाद जब वो जाबाज एक मिशन जीत कर आते हैं तो साथ में ड्रिंक्स भी शेयर करते हैं, चाय भी पीते हैं, और वो बहुत खुशी से बताते हैं मैम उसको तो हमने ऐसे ठोका। ये भी होता है। सो ऑफ कोर्स लिखने में तो बहुत ही आसान होता है, बट ये कहानियां, डिफेंस की कहानियां आसान नहीं होती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लियरेंसेस की जरूरत होती है। जब आप पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन, जैसे अभी मैंने बलिदान लिखी है, पूरी किताब स्पेशल फोर्सेस पे बेस्ड है। इस मंच का नाम है ना जाबाजों की कहानियां। एक पूरी की पूरी किताब जाबाजों के ऊपर लिखना, वो भी भारत की सबसे कोवर्ट फोर्सेस के ऊपर। सो मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है डिस्पाइट बिलोंगिंग टू एन आर्मी बैकग्राउंड, एंड डिफिकल्ट होता है। अच्छा अमरीन जी, हम लोग सेना की वीरता तो जानते हैं, लेकिन क्या बहुत कम लोग जानते हैं कि जितनी वीर हमारी सेना है उतनी ही वीर उनके परिवार और उनकी पत्नियां, उनकी माताएं भी हैं। उनकी वीरता क्या कई बार
छिपी रह जाती है जो संभवतः आप दोनों निकाल पाई हैं, बाहर ला पाई हैं? आपको कौन सी स्टोरी वो बहुत ज्यादा छू जाती है? देखिए, ऐसी तो काफ़ी स्टोरीज हैं जहाँ पे, जैसे वॉरियर विडोज में मैंने लिखा, मुझे खुद एहसास हुआ कि कितनी स्ट्रांग मदर्स और लेडीज़ हैं, वाइफ्स हैं अपने सैनिकों की, कि इतना बड़ा सदमा सहने के बाद भी ये एक इंस्पिरेशन है अपने इलाके में। मैं एक स्टोरी आपके साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है शेयर करूंगी। एक कश्मीरी सोल्जर वहीं कश्मीर में पोस्टेड था किसी फॉरवर्ड पोस्ट पे, और उसकी फैमिली वहीं रहती थी, एंड उसके 3 बेटे थे, और फैमिली श्रीनगर में थी। और उसके घर में किसी ने किसी अंकल ने, चाचा ने या किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी। तो जो बड़ा बेटा था वो क्लास 12th में था, और वो आया एक दिन स्कूल से और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं गाड़ी का ना एक चक्कर मार के आता हूँ और देखता हूँ कैसी गाड़ी। उसने कहा, जाओ। एंड ही मेट विद अ वेरी बैड एक्सीडेंट, बहुत ही मतलब बुरा एक्सीडेंट था। फादर फौरन घर आता है छुट्टी लेके, और विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर उस बच्चे की डेथ हो जाती है। घर में मातम का माहौल है, बच्चे की बॉडी रखी हुई है, माँ बाप, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब मतलब बेहाल। लेकिन गौरव, किसी को ये नहीं पता था कि टेररिस्ट उस सोल्जर पे आंख लगा के बैठे कि बेटे खत्म हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सोल्जर जरूर आएगा। दे बार्ज इनटू द हाउस, बॉडी रखी है, बाप बैठा है, उसको भी मार के चले जाते हैं। वो लेडी मुझसे कहती है, मैडम उस दिन मेरे घर से 2 अर्थियां निकली थी, और आज की डेट में वो लेडी उस एरिया की जितनी विडोज हैं, टेरिटोरियल आर्मी हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, उनकी एक बुलंद आवाज बन के उभरी है। इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट लेडी। उसने कहा, मेरा तो सब कुछ खो गया, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीवियां डिप्रेशन में जा रही हैं, या गलत रास्तों में जा रहे हैं, ड्रग्स में जा रहे हैं, टेररिज्म में जा रहे हैं, तो मुझे खड़ा होना है ना, मुझे उनका साथ देना है। मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ, और जो श्रीनगर में वो सैनिक भवन है, मैं वहाँ जाती हूँ तो मैम मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मैके आ गई हूँ। इमेजिन अ कश्मीरी विडो सेइंग दिस, कि मैं सैनिक भवन आ गई तो मुझे लगता है मैं मैके आ गई। सो दैट स्ट्रेंथ इज, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और आपका पहला परिवार फिर फौज हो जाती है, फिर आपका कोई और परिवार उतना सगा रहता है, या फौज ही सबसे सगी हो जाती है? आई वुड से कि पूरी जो भारतीय फौज की जो पूरा फ्रेटर्निटी है वो मेरा फैमिली है। मैं 2000 में पहली बार दिल्ली आई थी नौकरी करने के लिए, तो कुछ कारणों की वजह से मुझे मेरे पीजी से निकलने के लिए बोला गया, and I did not know anyone. I just took my bags. I went to the MCO at New Delhi station. मेरे फादर तब तक एम्बार्केशन हेडक्वार्टर्स में एक बार काम कर चुके थे. I just gave his reference और मैं उनके साथ रही 2-3 दिन तक, जब तक कि मुझे दूसरा अकोमोडेशन नहीं मिला. So you can just go into any other army family's home and it is your home. So yes, it's a whole big family. Very proud to be saying this. फौज एक परिवार है और उस परिवार का सदस्य होकर स्वप्निल आप लगातार लिखती भी रही हैं, फ्रॉम अ लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो टू बलिदान और फोर्स बिहाइंड फोर्सेस. जितनी आपकी किताबें हैं उनमें सबसे ज्यादा किस तरह का भाव आप वो वीरता का किस तरह से निकाल पाती हैं? What is your interaction with the forces like? अभी जो जैसे आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी इज माय फोटे, क्योंकि मैं सेना एक फौजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे लिए कहानियां लिखना बहुत आसान तो होता है, उन भावों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है. तो लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो है या सोल्जर्स गर्ल है, तो वो टीनेजर्स बहुत पढ़ते हैं. वो लड़कियां जो हमारे जो नए नए कैडेट होते हैं ना, अपने घर परिवारों को छोड़ करके उनके साथ रिलेशनशिप्स में रहती हैं, उनमें काफी पॉपुलर है. न्यूली वेडेड ब्राइड्स हैं. गलवान युद्ध के समय वो उन किताबों में मुझे मैसेज आते थे, वो शुरू की 2 किताबों में, कि गलवान, अभी हमारा गलवान स्टैंड ऑफ जब हुआ था तो 20-22 साल के लड़के भेज दिए जाते हैं ना, टुकड़ियों की टुकड़ियां, बटालियंस की बटालियंस मूव कर जाती हैं LAC LOC पे.
तो उस समय वो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे पिंग करती थी और कहती थी कि मैम मेरी शादी 15 दिन पहले हुई है, 1 महीने पहले हुई है, बट आपकी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल सिविलियन बैकग्राउंड से, मैं क्या करूं, बट आपकी जब कहानियां पढ़ती हूँ ना, लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो या सोल्जर्स गर्ल, तो उनको पढ़ के ऐसा लगता है जैसे मेरी ही कहानी है, मुझे बड़ा ढांढस आता है। वैसी ही कहानी जैसे अभी जुलाई में बलिदान आई है, बहुत ही बड़ी किताब है, इस साल की जो सबसे बड़ी किताबें हैं उनमें से एक है। उनमें से एक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जनरल ढिलन है, उनकी किताब आई है कितने गाजी आए, उनकी फरवरी में आई थी, मेरी जुलाई में आई थी, तो ये शायद सेकंड सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है बलिदान। तो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही बिकॉज इस तरह के शौर्य और जाबाजी की कहानियां, इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस, हम नेवी सील्स और सैस की कहानियां पढ़ते थे, कुछ कहानियां हैं इधर उधर की पूरी एक किताब जाबाजी की मिसालें। आप क्या लेके आएंगे? 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस। शुरुआत कहां से हुई थी? एक गुरखा टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर मेरे घर डिनर पे आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम अभी आप क्या लिख रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो अभी सोच रही हूँ मैं स्पेशल फोर्सेस पे लिखूं। तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप उन पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर आप जंगलों में जाइए, पहाड़ों में जाइए, जब उन पे लिखना शुरू करेंगे तो आपके उनको सामने बिठा के जब आप उनसे बातें करेंगे ना, उनकी जिंदगी के पहलुओं को जानेंगे, तो आपके जज्बात बदल जाएंगे और एहसास बदल जाएंगे। सो मेरी कहानियों ने, जो आपका प्रश्न है, मुझे बदल के रख दिया। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। शब्दों के साथ मेरी किताबें बहुत ही एम्पावरिंग बुक्स हैं, बहुत ही सकारात्मक और संभावनाओं से परिपूर्ण किताबें होती हैं। जोश, जाबाजी, ऐसे वर्ड बार बार हर पन्ने पे मिलेंगे आपको। तो वर्ड मैनिफेस्ट इनटू योर बीइंग, तो उन कहानियों ने मतलब मुझ में भी उतना ही जोश, जुनून, उन सैनिकों से, परिवार तो है ही, बट उन कहानियों ने भी बदल के रख दिए आयाम मेरी जिंदगी के, कहूंगी मैं। और अमरीन, आपको भी इस तरह के फीडबैक मिलते हैं कि क्योंकि आप वो कहानियां एक्सपीरियंस करती हैं, यूर एन आर्मी वाइफ योरसेल्फ, यूर एन आर्मी फैमिली योरसेल्फ, क्या आपको वो एक अलग पर्सपेक्टिव देता है? आप और इन डेप्थ उसकी वजह से लिख पाती हैं और उजागर कर पाती हैं वो वीरता? गौरव, अभी जो मेरी लेटेस्ट बुक आई है सोल्जरिंग ऑन, ये डिसेबल्ड सोल्जर्स पे है, जिसके बारे में बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो कोई भी पब्लिकेशन है। और जब मैं इन सोल्जर्स से मिली, मुझे भी एहसास नहीं था कि द इमोशंस जो मेरे अंदर भाव उठेंगे या भावनाएं उठेंगी, और कुछ ऐसे दिन होते थे कि मैं कुछ भी नहीं लिख पाती थी। आपको मालूम है मेरा एडिटर कौन है उस किताब का? इट इज़ ऑफिसर कॉल्ड चिन्मय प्रकाश। He had a bullet injury in the first and second C1 and C2 of his spine. तो उसकी वजह से वो सांस भी खुद नहीं ले पाते. So he's got a modified pacemaker fixed here, breathing, and he has to lie straight. और जब मैं रिसर्च कर रही थी किताब के लिए और मुझे किसी ने बताया उनसे भी मिलने जाना है, I saw him through a glass panel और मुझे लगा अरे ये तो लेटे हुए, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ. मैं कहा नहीं मैम वो हर्ट हो जाएंगे, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, आप चलिए चलते हैं. तो बड़ी झिझक के साथ मैं गई उनसे मिलने, और मैंने जैसे ही डोर खोला और मैं गई अंदर तो कहते गुड आफ्टरनून अमरीन मैम, हाउ आर यू डूइंग, बच्चे कैसे हैं? आई बिलीव बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेल. मैं कहा कर्नल चिन्मय, यू नो अ लॉट अबाउट मी, आपको बहुत कुछ पता है. अरे मैम थैंक यू सो मच. व्हाट हैपेंड गौरव वाज कि अ पर्सन जो अपना हाथ तक नहीं मूव कर सकता है, ब्रीदिंग में भी इश्यूज चाहिए, 2 केयरटेकर्स एक बेसिक से काम के लिए चाहिए. ही इज गॉट अ आईपैड फिक्स्ड ऑन हिज हॉस्पिटल बेड और वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से वो अपने सारे काम करते हैं. तो हम बात करते रहे एंड ही टोल्ड मी अबाउट, अच्छा मैम उस ईयर में सर की पोस्टिंग वहाँ थी, उस टाइम पे आप लोग वहाँ थे. मैंने कहा यू नो सो मच. तो मैंने कहा ठीक, यू आर अ वेरी स्मार्ट ऑफिसर, you help me edit my book. और वो ग्लो गौरव on his face. Ma'am, you'll allow me to edit your book? मैं कहा of course, why not? You better help me. तो it'll be an honor, ma'am. वो मेरा जो मोमेंट था कि देखो मतलब कुछ नहीं कर सकते तब भी जज्बा है करने का. एंड 70,000-80,000 वर्ड्स जो होते हैं उन्होंने मेरे साथ बैठ के किया. एंड माई पब्लिशर्स वर काइंड इनफ. मैंने उनको बोला कि देखिए इसमें हम एक कॉमा भी नहीं हटाएंगे बिकॉज दिस इज वन रीजन ये बुक बहुत स्पेशल है. सो अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग. आपको पूरे अपने
आर्मी लाइफ में, अपने बचपन से अब तक, वो कौन सी ऐसी स्टोरी है हमारे वीरों के बारे में, जाबाजों की वो कहानी जो आपके हृदय को छू जाती है, जो हमेशा आपको इंस्पायर करती है? मैं कोई एक एग्जाम्पल नहीं दे सकती. आपने किताब लिखी है डेटलाइन कारगिल. मेरी जो कहानी है कॉम्बैट स्कर्ट्स, देयर वाज अ रीजन कि मैंने उसे लेट 90s में सेट किया. फिक्शन है, मैं कभी भी उसको किसी भी टाइम लाइन में सेट कर सकती थी, बट उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो क्लाइमैक्स है, वो खत्म होता है जब कारगिल स्टार्ट हो रहा है. So I think it is a culmination of all the stories that I've heard. My father was commissioned in the late 70s, so 71 की कहानियां उतनी मैंने उनसे नहीं सुनी है. But of course, again, इतनी कहानियां हैं गौरव जी. I mean, where do I start? But I would say that it all came together when I was chairing the India Council for G100 World Peace. एंड मैंने एक दूसरी कहानी, दूसरी किताब कंसेप्चुअलाइज की, विच वाज ऑल अबाउट पीस. एंड द मेन कोर ऑफ दैट बुक फॉर मी वाज दैट वी नीड ऑथेंटिक वॉइसेस. देयर आर पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हु हैव रिटन फॉर दैट बुक, हु आर फर्स्ट टाइम राइटर्स. एक एएमसी की वेटरन है, मेजर इंदिरा सोमैया. उन्होंने पहली बार किताब लिखी, उनका नाम किसी किताब में आया, एंड शी वाज 76 एट दैट टाइम. सो एंड वन ऑफ द लॉन्चेस हैपेंड एंड आई हैड इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट वेरी वेल नोन जनरल. एंड किसी ने मुझे कहा कि तुम पीस के ऊपर किताब लिख रही हो और तुम आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को क्यों बुला रही हो? सो आई थिंक दैट नोबडी प्रेज हार्डर फॉर पीस देन आर्म्ड फोर्सेस families, the soldiers themselves. And I think soldiering is a profession which is not about violence, it is about managing violence. It is about ensuring peace. Yes. Ensuring peace और from a position of strength. Absolutely. कि शक्ति से शांति. ये तो मतलब आप ये सोचिए कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी पुस्तक में, अपनी कविता शक्ति और क्षमा में, आप में से कई छात्र छात्राएं हैं, आपने ये कविता पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा कि शक्ति से ही शांति आती भी है. स्वप्निल, आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि आपने स्पेशल फोर्सेस के बारे में लिखा है, आपने इन्फेंट्री के बारे में, सेना के बारे में इतना एक्सटेंसिवली लिखा है, कौन सी वो कहानी है जो आपके हृदय को छू जाती है, जो एक्चुअली प्रेरणा का स्रोत भी बनती है, इंस्पायरिंग रहती है? एक्चुअली जो शहाना जी ने कहा, मैं वही कहना चाहूंगी कि सारी ही कहानियां बहुत स्पेशल हैं, बट क्योंकि हम साहित्य आज तक के मंच पे बैठे हैं तो एक कहानी सुनाना तो बनता ही है. बलिदान में कई शूरता की, शौर्य की कई कहानियां हैं, जाबाजी की कई कहानियां हैं. कर्नल संतोष महाटे की कहानी है. कमांडिंग ऑफिसर थे, फ्रंट में लीड करते हुए सीने पे बुलेट खाकर उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया. ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत की कहानी है. इंडिया के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर कहे जाते हैं. महेंद्र सिंह साहब पूरी जवानी इस देश को दे दी और अंत में स्पाइन पे गोली खा के अपाहिज हैं, पर देश की कभी शिकायत नहीं करते हैं, गर्व से ही उनका सीना चौड़ा था. पर जो खास कहानी है ना, वो मैं बताना चाहूंगी 26 साल के कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र पॉस्थ्यूमस की. 26 साल का लड़का, 9 पैराग्राफ, उन्होंने किताब पढ़ रखी है, वो दिखा भी रहे थे, किताब रीडर है. कह रहे थे कि मैं आई तो कह रहे थे मैडम बहुत अच्छी किताब लिखी है. किताबें लिखने का पर्पस ही यही है कि इन शूरवीरों की कहानियां जो हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में भी 2 मिनट नहीं लगाते. आप देखिए, 2 दिन पहले 5 रणबांकुरों ने अपनी जान की आहुति दे दी. हंसते हंसते, बड़े यंग और बड़े ही युवा थे, बड़े नॉर्मल, बाइक्स चलाएंगे, गर्लफ्रेंड्स होंगी, कुछ के रिश्तों की बातें चल रही होंगी, चुलबुली बातें करते हैं क्योंकि हम उन्हीं परिवारों से आते हैं. तो ऐसा ही एक लड़का था कैप्टन तुषार महाजन, 26 साल का नौजवान. 2-3 महीनों में शादी होने वाली थी. जंगलों में भेष बनाकर वो घूमते थे क्योंकि वो एक स्पाई भी थे. उनका एक नेटवर्क होता था. जब आप बलिदान पढ़ेंगे तो उनका एक कोड नेम हुआ करता था तमीर, और बहुत बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए. कॉम्बैट डाइवर थे. रामबान में 2014 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था. उन्होंने लोगों की जानें अंडर वाटर डाइवर के रूप में बचाई थी. और बलिदान, सर्वोच्च बलिदान भी कैसे दिया? पंपोर ऑपरेशन, जब देश
राइट्स की आग में जल रहा था एग्जैक्ट सेम टाइम पे। 3-4 दिन से वो ऑपरेशन चल रहा था और कश्मीर में JKEDI की बिल्डिंग थी, उसमें आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था और कई जो लोग थे वहां पे उनको हॉस्टेज बना लिया था। कैप्टन तुषार महाजन को उस ऑपरेशन का रचयिता कहते हैं और उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से पूरी बिल्डिंगें उड़ा दी गई थी, अपनी जान की परवाह नहीं की। टैक्टिकल बहुत ही उनका एक्यूमेंट, क्योंकि वो बिल्डिंग इंटरवेंशन के एक्सपर्ट थे। अच्छा, पंपोर ऑपरेशन की सिग्निफिकेंस आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसा ऑपरेशन था जो ताज अटैक नहीं हुआ था हमारा 26/11, और उसमें क्या हालत हुई थी जब तक हमारी NSG नहीं आई थी। कैप्टन तुषार महाजन ने एक वैसा हादसा बचा लिया। पंपोर ऑपरेशन पर गए और बहुत ही शान के साथ गए, पीछे अपनी माँ को, रोती हुई माँ को छोड़ के गए, आशा आंटी को और देवराज अंकल को। पर उधमपुर में उधमपुर को आज की डेट में उनके नाम से जाना जाता है और जो भी जाता है उनके जो स्टैचू एक बार मत्था जरूर टेकता है। और उधमपुर में कई कैप्टन तुषार महाजन निकले उनकी कहानी सुनने के बाद। तो ये जब कहानियां आपके बीच में जब हम चर्चा करते हैं या किताब आते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, पढ़िए, समझिए, क्योंकि जो देश है ना आप ही पे, ये जो युवा कंधे है ना उन पे टिका हुआ है। ये कहानियां आपको जोश देंगी, देश सेवा के लिए प्रेरित करेंगी। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बड़ी बात की। न केवल पढ़िए, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में अगर कोई इस तरह के वीर हैं उनके बारे में जरूर लिखिए, क्योंकि जितने वीरों के बारे में आप लिखेंगे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पर जहां प्रकाशित कर सके जरूर कीजिए, ताकि औरों को उनकी वीरता के बारे में पता चले और वो प्रेरित हो सके। लेकिन अम्बरीन जी, क्या इन परिवारों की भी कुछ अपेक्षाएं हैं देश से? देश से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में भी आपने लिखा है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि देश के लिए ही तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, अपने भाइयों को खोया है। तो नज़र तो उठती है ना देश की तरफ कि ये हम देशवासी हमारे लिए खड़े होंगे कभी। तो वही मुझे लगता है कि हमें एज अ सिटीज़न ऐसा बनना चाहिए कि कोई भी सैनिक का परिवार हो, वो कभी अपने आप को अकेला ना फील करे। मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट भी किया था और इस मंच से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले थे और व्यूज़ हुए थे उसके, कि एक वीर परिवार दिवस हो जहाँ पे ना सिर्फ शहीद सैनिक का वो हो डिस्कशन, वहाँ पे डिसेबल्ड सोल्जर्स भी हों और हमारे जो मिसिंग इन एक्शन सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तानी जेल्स में इधर उधर मिसिंग है, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है, उन सबको डेडिकेटेड एक वीर परिवार दिवस होना चाहिए। क्योंकि इन परिवारों को हमारी ज़रूरत है, हमें कोई शोर शा करने की ज़रूरत नहीं है, बट उस दिन से एक अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी आम जनता के अंदर कि देखो हमारे बीच भी ऐसे लोग रहते हैं। इनफैक्ट मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम कर रही थी तो मेरा एक कॉलम चलता था ऑलिव ग्रीन। देन वो एडिटर बोले कि मैम यहाँ पे वेटरन्स बहुत हैं, आप उनके बारे में भी लिखिए, सो एक और कॉलम स्टार्ट करते हैं। तो हमने शुरू किया एंड इट वाज नेम्ड आवर हीरोज। सो ब्रिगेडियर टॉम पांडे है ना, आई स्टार्टेड विद हिम, माय फर्स्ट कॉलम वाज ऑन हिम। और उसके बाद आई रिटन अबाउट अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स एंड जवान वॉर हीरोज जो भोपाल के थे या रह रहे थे, और एयर वाइस मार्शल पेठिया जो प्रिजनर ऑफ वॉर रह चुके थे 1971 वॉर में, और इन सब के बारे में मैंने लिखा। वो वापस भी आ गए, बहुत बुरा हाल था उनका। तो जब मैं लिखा और सब, माय एडिटर वाज फ्लडेड विद ईमेल्स कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच में इतने भी बड़े शूरवीर रह रहे भोपाल जैसी जगह में। और बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह के कॉलम्स लिखने के लिए, होने के लिए और हमें अवगत कराने के लिए कि ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हैं। इसकी बहुत जरूरत है। सहाना, आपकी क्या सोच है इस पर कि सेना के परिवारों की क्या अपेक्षा है देश से? जी गौरव जी, मैंने इसके बारे में अपनी कहानी में भी लिखा है। आई सेड इट्स फिक्शन, बट बहुत सारी इमोशंस ऐसी हैं जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप emotion, I would say. So there's a whole passage where somebody is asking the hero of the story after watching Saving Private Ryan, ki as a soldier, what do you think?
what is your pet peeve? And this hero replies that my pet peeve is that a soldier is a very sensitive person, which is why they need extra, care and support from society. And also the one thing that जो सबसे ज़्यादा चुभती है बात वो है indifference of you can say the administration or whoever is in charge of governance. So ये indifference जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है जो people should be more sensitive while dealing with soldiers and their families. जैसे स्वप्निल I think आपने mention किया आगरा का, आपने अमरीन जी आपने बोला अभी आगरा में जो हुआ. If we are more sensitive to families of soldiers and real heroes, we will never even think of doing something like that. स्वप्निल, जिन परिवारों से आप मिलती हैं, जिन परिवारों से आप बात करती हैं, जिन वीरों से आप बात करती हैं, उनकी भारत से, अपने देश से, अपने देशवासियों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैं अभी अमरीन जी और शाहाना जी ने काफी इस पे चर्चा की है कार्यक्रम में. 3 मिनट ही बचे, मैं देख रही हूं, तो मैं बहुत ही क्रिस्प शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि एक जो सैनिक होता है ना, बहुत ही गर्व से जीता है और गर्व से जाने सर्वोच्च बलिदान देने की भी ताकत रहता है. वो उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो देशवासियों का कर्तव्य है कि वो क्या दे सकते हैं. और आप क्या ही दे सकते हैं एक सैनिक को जो अपना लहू इस देश के लिए बहा रहा है. आप उसको क्या दे सकते हैं? आप ये दे सकते हैं एक सिटीजन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि जिस भारत देश की पावन भूमि पे हमारे वीरों का खून बहा है, उस भारत भूमि की मिट्टी को कलंकित ना करें, किसी तरह के राइट्स में पार्टिसिपेट ना करें, अपने सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, देश को बांटने वाली जाति धर्म संपदा इस तरह की संप्रदायों के नाम पे जो नागरिकों को बांटा जाता है और उसका नुकसान हमारे ही ग्रोथ पे पड़ता है, उसमें पार्टिसिपेट ना करें. शपथ लें. जो भी हमें सुन रहे हैं, आप शपथ लीजिए कि हम इस देश के लिए जिस कैपेसिटी में है, आप बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, हम देश की सेवा करेंगे. अपने परिवारों के लिए हम जीते हैं ना, हम अपने देश के लिए भी जिएंगे. और दूसरी चीज, सैनिक का परिवार कभी आपके पास आता है, आपके बैंकों में आता है, आपके अस्पतालों में आता है, उसको उतनी ही इज्जत दीजिए जितने आप भारत के राष्ट्रपति को देंगे जब आपके पास आते हैं. तो ये मेरी आपसे गुजारिश है. और मैं गौरव जी आपसे एक परमिशन लेना चाहूंगी. कार्यक्रम की शुरुआत गौरव जी ने बहुत ही खूबसूरती से की थी. उनको हमारे जो वीर गए हैं उनको श्रद्धांजलि देकर मैं चाहूंगी कि अभी बस 2 दिन पहले 5 वीर देश की मिट्टी के लिए हंसते हंसते चले गए. अभी भी हजारों वीर एलएसी एलओसी पे खड़े हैं. सर्दी गर्मी बरसात उनको नहीं लगती है कि हम और आप यहाँ पे कविताएं सुन सकते हैं, कहानियां सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं और घर में जाके सो भी सकते हैं. अफगानिस्तान, यूक्रेन और सीरिया जैसा हाल हमारा नहीं होगा. भारतीय सैनिकों के साहस के दम पे हम ये विश्वास रखते हैं. तो मैं चाहूंगी कि हम सभी एक बार अपनी जगह से खड़े होकर उस भारत भूमि की मिट्टी के लिए जयकारा लगाएं, जिस मिट्टी के लिए हमारे वीर दिन रात अपनी शहादत देते हैं, बलिदान देते हैं. मैं कहती हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. थैंक यू. इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था. जाबाजों की हम कहानियों का जिक्र कर रहे हैं, वीरता की कहानियों का हम जिक्र कर रहे हैं और भारत माता की जय का हम सब मिलकर जयकारा लगा रहे हैं. आप सब इस मंच पर मेरे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद. और उम्मीद यही कि यह प्रण आप भी सब मिलकर करेंगे कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कोई वीर नारी है जिस बेटे ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया है, अगर उसके परिजन आपके क्षेत्र में हैं, तो आप इसे अपना कर्तव्य बनाएंगे कि उनको कोई समस्या ना हो. आप उनका सेफ्टी नेट है. यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है. आप सब यहां हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार और जय हिंद.